हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास मॉडर्न एबीसी क्लास 12 के फिजिक्स का बुक है। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव के आधार पर इससे कुछ प्रश्नों को बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और साथ ही इससे अपनी कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मिल जाता है, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो देखते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये इसमें फर्स्ट चैप्टर है। उसका मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का और अति लघुत्तरीय प्रश्न का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला ये है भरने वाला। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, तो कमी होगी। ये कंफर्म है कि अगर कोई किसी वस्तु पर धनावेश है, यानी वह वस्तु धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉनों की उस पर कमी होती है, और जब वह ऋणावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। उसके बाद कहता है कि दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के, तो ये कूलम के नियम से हम लोग को पता चलता है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक और चीज़ इसमें है कि उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रम के या बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी 1/r² भी अगर क्वेश्चन में पूछे या ऑप्शन में दिया रहे तो 1/r² भी दे सकते हैं। उसके बाद कहता है कि 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मात्रा कुछ भी दिया रहे, अगर परस्पर लगने वाले बलों का परिमाण पूछे, उनके अनुपात पूछे, तो हम 1/1 दे देंगे, इसमें नो डाउट। यहाँ कुछ भी परिमाण रहे, लेकिन कहे कि परस्पर, यानी ये जितना इस पर बल अनुभव करेगा उतना ही ये भी अनुभव करेगा। तो ये 1/1, इसका अनुपात क्या होगा, तो 1/1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की क्या कहते हैं, तो वो होता है सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसको अंग्रेजी में रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 संभव आवेश को आवेश का क्वांटम कहते हैं, यानी सबसे जो है न्यूनतम संभव आवेश को आवेश का क्वांटम कहते हैं, यानी एकदम सूक्ष्मतम आवेश। तो सूक्ष्मतम आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन के आवेश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, परंतु विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। ठीक है,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना कूलम होता है। तो अभी हम बताए हैं कि न्यूनतम संभव मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन की स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होती है। तो जब संतुलन की स्थिति होती है तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, यानी उसी दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो देखिए अलग अलग पदार्थों के परावैद्युतांक अलग अलग होता है, जिसमें से धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वही अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव P = Q × A या Q × 12 भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो Q आवेश है और जो L है या A है वो क्या है, तो दूरी है, डिस्टेंस है, लेंथ है। इसलिए यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। C से कूलम कैपिटल C रहेगा और M से मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव से दूरी के क्या होती है, तो उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये फॉर्मूला में आता है 1/RQ होता है वो व्युत्क्रमानुपाती में। उसके बाद दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, तो आंसर आ जाएगा काटती है, नहीं काटती है ना, प्रतिकर्षित करती है, जो भी हो, तो यहाँ पर कभी भी नहीं काटेगी। ये नियम है विद्युत बल रेखाओं के लिए कि कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काटेंगी एक दूसरे को तो स्पर्श रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि गलत होगा, संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो ये होता है 6.25 × 10⁻18। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। अगर 2 कूलम का है तो 2 से गुना कर देंगे, 3 कूलम का है तो 3 से गुना कर देंगे, 4 कूलम का है तो 4 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1 कूलम अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बराबर आता है। आगे कहता है कि L लंबाई की भुजा वाले एक समपंचभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी जो समपंचभुज होता है उसके शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। पंचभुज के केंद्र पर स्थित Q आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। तो देखते हैं कि अगर यह समपंचभुज है तो देखिए समपंचभुज हम बनाते हैं 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका यानी पंचभुज होगा 1 2 3 4 5।
लगभग ये भुजा सब जो है सब बराबर है। तो इसके केंद्र पर कहता है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और सब पर प्लस क्यू, सब पर प्लस क्यू माइनस छोटा क्यू है, ये स्थित है। तो कहता है कि इसके केंद्र पर पंचभुज के केंद्र पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। तो हम जानते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो इस तरह से इसके साथ जितना फोर्स लगेगा, इसके साथ जितना फोर्स लगेगा, इसके साथ जितना फोर्स लगेगा, सब एक दूसरे को क्या करेगा, बराबर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि दोनों प्लस है। तो इस तरह से जब प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ केंद्र पर जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आंसर हो गया शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डॉट डॉट होती है। तो ये दो सूत्र होता है, तो ये आधी हो जाएगी, 1/2 जो है वो हो जाता है अक्षीय स्थिति में। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुनने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। भले थोड़ा देखने में कठिनाई उत्पन्न हो रहा होगा, परंतु एक बार सुने रहिएगा तो कंसेप्ट बना रहेगा। कहता है कि कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा। अब कहता है इसी में एक और प्रश्न है कि क्या इससे रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बदल जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम पर इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा रेशम के कपड़े पर क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा, जिसके वजह से वह ऋणावेशित हो जाएगा, यानी रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में वो है द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ द्रव्यमान होता है और जितना भी इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा उतना इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो आवेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्रव्यमान पर भी असर पड़ता है। और कहता है कि इस पर लगभग 10⁻³ किलोग्राम ये रेशम के कपड़े का वजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे बालों में कंघी फिराने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों आकर्षित करने लगती है। इसी में क्वेश्चन है बरसात के दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता। तो दोस्तों कंघी फिराने का अर्थ हुआ कि कंघी आवेशित होने लगता है, और कंघी आवेशित जब होने लगेगा तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह इसलिए होगा कि कागज के टुकड़े में प्रेरण की घटना होती है, यानी प्रेरण द्वारा कागज के टुकड़े आवेशित होने लगते हैं। इसी वजह से विपरीत आवेश के कारण कागज के टुकड़े जो है कंघी की ओर आकर्षित होने लगता है। परंतु यह घटना बरसात के दिनों में इसलिए नहीं होता है कि बरसात के दिनों में वातावरण जो है उसमें नमी रहता है, और उस नमी के कारण जो आवेश होते हैं वो अन्य चले जाते हैं अन्य जगहों पे। तो इसलिए बरसात के दिनों में यह जो हम अपने बालों में कंघी फिराकर और खेलते भी हैं, छोटे छोटे
बच्चे भी ऐसा करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि धातु के एक गोले को विद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इस कथन का यह अर्थ है, आवेशन का मतलब ये होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को हटाना और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को उस पर आरोपित करना। तो जब धातु के गोले को आवेशित किया जाता है तो अगर वह ऋणावेशित होगा, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और अगर वह धनावेशित होता है तो इसका मतलब है कि धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। तो इस कथन का यही तात्पर्य हुआ कि धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया जाता है, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि यदि वह गोला ऋणावेशित होता है तो उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिया गया, अगर वह धनावेशित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? तो कोई भी आवेश जो होगा वह मूल आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का न्यूनतम संभव मात्रा, यानी इलेक्ट्रॉन की आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन की आवेश का वो पूर्णांकी गुणज होता है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q ± Ne, यही बात ये कहता है। यहाँ n क्या है? तो n या तो प्लस माइनस ई हो सकता है, ये +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। इसका यही अर्थ हुआ है, यानी कोई भी यहाँ पर n पूर्णांक से ही इसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है, न कि इसमें दशमलव वाले अंकों को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के ESU तथा EMU और कूलम मात्रकों में क्या संबंध है? यानी वह एक दूसरे के कितना गुना होता है? तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये याद रखिएगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होता है कि ESU, EMU और कूलम, तो एक कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 EMU, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा, एक कूलम बराबर कितना ESU, तो 3 × 10⁹ ESU होता है। या EMU भी दे देगा तो 10⁻⁻1 EMU होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कूलम का नियम नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है? तो कूलम के नियम तो सभी दूरियों के लिए सत्य है। तो अब कहता है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाँ तो नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल क्यों नहीं होता? तो इसका यही आंसर होगा कि कूलम का नियम तो सभी दूरियों के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी दूरियों के लिए सही है। लेकिन होता क्या है, नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षणात्मक स्थिर वैद्युत बल की तुलना में आकर्षणात्मक नाभिकीय बल अधिक प्रबल होता है। दो तरह का बल होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है नाभिकीय बल, यानी न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स अधिक होता है, इस वजह से ये प्रोटॉन जो है प्रतिकर्षण का बल
नहीं आरोपित कर पाते। अगला क्वेश्चन है कि क्या वह विद्युत बल जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि इनके समीप अन्य आवेश को लाया जाए? तो ऐसा नहीं होता है। बल नहीं चेंज होता है अगर दूसरा आवेश भी लाया जाए किसी दो आवेशों के बीच में। अगर कोई तीसरा आवेश भी रखते हैं तो उनके बलों के परिमाण पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमाय लिखें। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी हिसाब से इसका विमा जो होगा एम इनवर्स एल इनवर्स 3 और टी के पावर 4 ए के पावर 4 होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि परावैद्युतांक की परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित माध्यमों का परावैद्युतांक कितना होता है? तो अब देखिए परावैद्युतांक की परिभाषा वो तो आप सब्जेक्टिव में पढ़ सकते हैं। और मेन ये है कि वायु और धातु, वायु में का परावैद्युतांक जो होता है वो 1 होता है और धातु, इससे पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? तो ये अनंत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों पर, यानी जो हवाई जहाज होता है, सुचालक पदार्थों का लेपन किया जाता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो हम जानते हैं कि टायरों पर सुचालक पदार्थों के लेपन के कारण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यानी जब हम टायरों पर किसी न किसी सुचालक पदार्थ का लेपन कर देते हैं तो घर्षण के परिणाम स्वरूप जो आवेशन होता है, आवेशन अलग अलग माध्यमों से हो सकता है। तो यह घर्षण जब होगा तो उस स्थिति में आवेश उत्पन्न होगा जिसके वजह से वायुयान क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए उनके टायरों पर विद्युत का लेपन कर दिया जाता है जिससे आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और वायुयान जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ये सुचालक पदार्थों का लेपन किया जाता है वायुयान के टायरों पर। अगला क्वेश्चन है